तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। ठीक है, मुद्रा का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया था और जहां तक है आपको वो समझ में भी आ गया था। क्लियर? देखो, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको मिल रही है और पूरा कोर्स मिल रहा है। इवन मैंने ये तक कहा आपको कि अगर कोई चीज़ छूट जाती है या कोई चीज़ रह जाती है, बाई चांस हो जाता है ऐसा, तो आप मुझे बोल सकते हो। मैं बाद में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का बंडल करा दूंगा और उसमें आपको एक जो भी चीज़ें ना रहेगा ये वो करवा दूंगा। क्लियर? चलो, तो अगला सेकंड पॉइंट था हमारा मूल्य संचय तथा मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई। देखो, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवाए थे, है ना। पहला दोहरे संयोग वाला लिखवाया था, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया था। नंबर 2 हमारे पास है मूल्य संचय और मूल्य संचय यानी मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई। तो मैंने आपको ये भी कहा था, चाहे तो आप पूरे को 2 नंबर बोल सकते हो या एक काम करो, इस वाले को 2 बोल दो, ठीक है ना, और इसको क्या बोल दो 3, यानी मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई। मूल्य संचय में कठिनाई नंबर 2 और मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई नंबर 3। तो आप इसको अलग अलग पॉइंट करके भी पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा कि ना आपका थोड़ा सा क्या है, पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, यानी 5 हो जाएंगे, 4 से क्या जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो चलो पढ़ते हैं। कह रहा है मूल्य संचय का अर्थ होता है, यानी मूल्य संचय का अर्थ है धन का संचय, यानी पैसों को बचाना, धन को बचाना, यानी एक तरह से सेव करना एक जगह पे, है ना। तो उसने बोला मूल्य के संचय का अर्थ है धन का संचय। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं को लंबे समय के लिए संचय करना क्या होता था, मुश्किल होता था। यानी अगर आप सोच रहे हो कि आपकी इस बार जो फसल है ना वो बहुत अच्छी हुई है टमाटर की, और आप टमाटर को आप 3-4 साल के लिए सेव करके रख लोगे, संचय करके रख लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो खराब हो जाएंगे, उसमें कीड़े लग जाएंगे। क्लियर? तो उसने बोला कि वो बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि यहां पे एक वर्ड लिख लो, क्योंकि अधिकतर वस्तुओं को ज्यादा समय तक, यानी मैक्सिमम वस्तुएं ऐसी होती है जिनको अगर तुमने ज्यादा समय तक रखा तो या तो वो खराब या नष्ट हो जाएगी, या तो क्या हो जाएगा, वो टूट फूट जाएगी। क्या जाएगी? टूट फूट जाएगी। तो 2 तरीके हैं इसने बोला। देखो, जब हम वो जो टाइम था ना, उस टाइम पे जो ज्यादा जो वस्तुएं होती थी वही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते थे सारे, ठीक है, मैक्सिमम। तो देखो, या तो वो क्या होते थे, वो खराब हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, ठीक है ना, या नष्ट हो जाएंगे। हमने ये पढ़ लिया, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यानी मूल्य के संचय में हमने पढ़ लिया कि मूल्य के संचय में कठिनाई होती थी क्योंकि आप वस्तुओं को लंबे समय तक नहीं रख पाते थे बचा करके, क्योंकि अगर आपने उसे लंबे समय तक बचाए तो अधिकतर वस्तुएं ऐसी होती थी या तो जो टूट फूट जाती थी, नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती थी। क्लियर? चलो, साथ ही हस्तांतरण की अगर हम बात करें तो वस्तु प्रणाली के अंदर मूल्य हस्तांतरण में भी क्या होती थी, कठिनाई होती थी, क्योंकि व्यक्ति हर किसी वस्तु को, यानी हर वस्तु को तुम अगर सोच रहे हो कि तुम हर तरह की वस्तुओं को तुम क्या हस्तांतरित कर लोगे, तो आप सरलता से हस्तांतरण नहीं कर सकते हर किसी का। किसी का तो हो सकता है, बट हर किसी का नहीं हो पाता था उस वक्त। अब तो हर कुछ कर सकते हो। आज मुद्रा आपके पास है, पैसा आपके पास है, जो मर्जी ट्रांसफर कर लो। हस्तांतरण मतलब क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो जितना मर्जी, जितना जहां जैसे ट्रांसफर करना है सब ट्रांसफर हो सकता है पैसे के फॉर्म में, बट वस्तुओं में ऐसा नहीं होता था। एक एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से आपके लिए लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास गेहूं है, ठीक है, एक व्यक्ति के पास क्या है, गेहूं है, और उसे क्या चाहिए, घोड़ा चाहिए। उसको माने कि वो हॉर्स खरीदना चाहता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, या आप, ठीक है ना। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा दूसरी तरफ, ठीक है, जो हमारा दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति के पास क्या है, घोड़े हैं, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के पास क्या है, घोड़े रखे हुए हैं, और उसे गेहूं चाहिए। तो अब ये दोनों को तो समझ में आ गया, इसके पास गेहूं है, ये गेहूं दे सकता है ऐसे, और इसके पास घोड़े है, ये घोड़े दे सकता है ऐसे। यहां तो समझ में आ गया। बट अब पंगा ये है कि ये बंदा कह रहा है कि भाई मुझे, दूसरा बंदा कह रहा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है मुझे सिर्फ 10 किलो गेहूं चाहिए। अब भाई 10 किलो गेहूं के लिए क्या वो घोड़े की टांग काट के देगा, या पूरा घोड़ा तो देगा नहीं 10 किलो के लिए, है ना। आप बताओ क्या दे, घोड़े की पूंछ काट के दे या टांग काट के दे, बताओ क्या करके दे, बताओ। ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा। हस्तांतरण क्या आप ट्रांसफर कर पाओगे घोड़े को? नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसमें एक एग्जांपल और बनता है, मोची वाला भी बनता है, या आप बोलते हो कि आपने, या फिर शूज खरीदने के, मान लो आपने शूज ले लिया, ठीक है ना, आपने शूज लिए, एक पेयर आपने शूज ले लिया, ठीक है ना, यानी एक जोड़ी जूते ले लिया आपने, और कह रहे हो तो कि मुझे तो भाई घोड़ा चाहिए था। अबे भाई अब कितना, आपने एक जोड़ी जो जूते लिए हैं, क्या उसके लिए पूरा घोड़ा दे देगा आपको? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा उसके बाद कोई दूसरी वस्तु है भी नहीं और इसको चाहिए सिर्फ घोड़ा, तो पॉसिबल नहीं था। तो उसने बोला ऐसी जगह पे जो हस्तांतरण करना है, यानी जो ट्रांसफर करना क्या होता था, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता था। अब पंगा ये था कि वो कितना घोड़ा हस्तांतरित करे, बताओ कितना घोड़ा दे, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था, इसलिए मैंने बोल दिया। तो पहला पॉइंट हमारा पूरा क्लियर हो गया। मूल्य संचय का मतलब होता है धन का संचय। वस्तुओं को लंबे समय तक संचय करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो नष्ट, खराब या टूट फूट जाती है अधिकतर वस्तुएं।
जबकि हस्तांतरण की बात करें तो हम हर वस्तु को हस्तांतरित नहीं कर पाते थे किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में। अगर चावल होता तो साथ थोड़ा बहुत आसपास का समझ के दे ही देते, है ना, 10 किलो तो 10 किलो के आसपास कर देते। ये 10 किलो गेहूं देता, वो 10 किलो चावल कर देता, ऐसा कुछ गेम खेल लेते हैं, है ना, जो भी है। बट अब क्या है, उसके एक के पास घोड़ा है, एक के पास गेहूं है, तो पंगा हो गया था। तो हस्तांतरण में भी क्या है, यहाँ दिक्कत आ गई। अगला पॉइंट हमारा है भविष्य में किए जाने वाले भुगतान अर्थात स्थगित भुगतानों में कठिनाई। अब पंगा ये है कि यहाँ पे आपको दोनों नाम याद रखने हैं। भविष्य में किए जाने वाले भुगतान ये तो समझ में आ रहा है, स्थगित भुगतान यानी जिनको अभी आपने रोका हुआ है, स्थगित किया हुआ है कि हम फ्यूचर में इसको पेमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले देखो पेपर में ये पूछा जाता है कि स्थगित भुगतान क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। स्थगित भुगतानों से अभिप्राय भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों से, यानी जो हम भविष्य में जितने भुगतान करते हैं उन्हें स्थगित भुगतान ही कहते हैं। यानी भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों को स्थगित भुगतान कहता है, यानी जिनको आप कह रहे हो कि आज नहीं फ्यूचर में करेंगे, कि हमने फ्यूचर में डीलिंग कर ली है। क्लियर। तो स्थगित भुगतानों से अभिप्राय भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी वस्तु के रूप में ऋण लेता था, जब मान लो आपके घर में शादी है, अभी मुद्रा का जमाना नहीं है, आपके घर में शादी है और आपने कहा यार हमें आलूओं की जरूरत है, आपने कहा कम से कम 3 बोरी आलू जो है ना, बड़ी बड़ी बोरियां भर कर ना किसी से आपने लोन पे ले लिया कि भाई आज मुझे आलू दे दे, अगले साल खेती होगी ना मैं तुझे आलू वापस कर दूंगा। अब पंगा ये अगले साल खेती मान लो हो जाती है या नहीं होती है, जो भी है, ठीक है ना, और आलू छोटे वाले निकलते हैं या फिर क्या नाम है थोड़े अलग प्रकार के निकलते हैं, तो जो वापस करना क्या वो क्वालिटी सेम रहेगी, पॉसिबल नहीं है। अगली बार क्या पता अलग टाइप के आलू निकल जाए जमीन से, तो हम बोलते क्वालिटी भी अलग हो सकती है। साथ ही साथ ये हो सकता है कि यार उसने मुझे 3 बोरी आलू दिए थे तो मैं उसको कितना वापस करूँ, अब आप उसको 4 बोरी जो है वो वापस करोगे, 3 की जगह 4, या आप उसके क्या नाम है 4-5 आलू एक्स्ट्रा दोगे, कितना वापस दोगे, क्या पॉसिबल है निकाल पाना, नहीं है, सिर्फ एक अंदाजा लगाया जाता है। जबकि पैसे के फॉर्म में हम इंटरेस्ट सब कैलकुलेट करके बताते हैं हमें इतना चाहिए, जो एग्री हो चुका है, ठीक है ना, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। तो उसने बोला स्थगित भुगतानों में कठिनाई, यानी भविष्य में जितने भी भुगतान होते थे उससे हम स्थगित भुगतान कहते हैं। और ऐसे भुगतान में अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से ऋण ले रहा है, किस रूप में, वस्तु के रूप में, ये भी याद रखना, ये वस्तु के रूप में ऋण लिया है, वस्तु के रूप में ऋण लिया है, ठीक है ना, तो इसका सही माप ज्ञात करना अधिक कठिन होता था। यानी इसका क्या कितना मेजर करोगे आप, कितना माप उसका निकालोगे, बहुत मुश्किल होता था, ठीक है ना, कि वह, तो यहाँ पे लिखा है, तो इसका सही माप ज्ञात करना अधिक कठिन होता था कि वह समय पूरा होने पर, ठीक है ना, कि समय पूरा पर कैसे इसका भुगतान करे, कि जब समय पूरा हो जाएगा तो वो कैसे इसका भुगतान कर सकता है, इसको निकाल पाना क्या है, बहुत ज्यादा कठिन होता था। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट हमने कवर कर लिया अपने पूरे फटाफट से, ठीक है ना, और ये आपको समझ में आ गए होंगे। चलो आप इसे लिखिए फटाफट से। तो इस पॉइंट को देखिए, पॉइंट नंबर 4 जो लास्ट पॉइंट है आपका, विनिमय की सामान्य इकाई का अभाव, यानी जो हम एक्सचेंज करते हैं, विनिमय मतलब एक्सचेंज जो करते हैं उसकी सामान्य इकाई का यहाँ पे क्या होता था, अभाव होता था। यानी इसमें हम क्या पढ़ने वाले वो समझते हैं। देखो इसमें मैंने क्या बोलना है कि यहाँ पे जब वस्तु विनिमय प्रणाली, जब जिस प्रणाली की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे मुद्रा का अभाव था, ये आप भी मानते हो, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का माप लगाना, यानी अगर आप किसी का मूल्य का माप लगाना चाहते हो तो ये करना ना बहुत ज्यादा कठिन होता था। ये आप बार बार समझ रहे हो, बार बार रिपीट भी हो रहा है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत एक वस्तु का माप दूसरी वस्तु को माना जाता था। यानी अगर मैंने बोला कि भाई देख यार मेरे पास ना समथिंग, हम रखते हैं घर है, मेरे पास बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारे मकान मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, बट यार मुझे ना कार चाहिए, मुझे तो कार का शौक है, तो मैं एक ऐसे बंदे के पास जाऊंगा जिसके पास कारें होंगे और उसको घर चाहिए होंगे, है ना। तो ये बताओ, मैं मुझे मान लो उसको 2 घर चाहिए, तो मैं कितनी कारें लूँ उससे, बताओ, बात समझो ना। अगर उसको घर चाहिए, मैंने घर देना उसको, मैं उससे मुझे कारें चाहिए, मैंने कारें लेनी है, तो मैं कितने घर दूं, या क्या नाम है कितनी कारें लूं कि उससे एक घर दूं, अंदाजा लगाना पड़ेगा ना। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं कि मान लो आपको कार का बहुत शौक है, ठीक है ना, तो आपने 5 कारें रखी अपने पास, मगर यार आपका मन कर रहा है यार कि काश यार मैं गाय वाय रख लेता हूँ, भैंस रख लेता हूँ, उनको पालूंगा। अब आपका शौक ये बन गया, तो आप एक ऐसे बंदे के पास जाओगे जिसके पास गाय भैंस पड़ी होगी, मतलब वो रखता होगा, पालता होगा, अब आप उससे गाय भैंस खरीदोगे और वो आपसे ये लेगा कार लेगा, तो अब बताओ अगर आप उसे एक कार देते हो तो कितनी गाय भैंस लोगे, है ना। तो यानी एक वस्तु का माप दूसरी वस्तु को मापा माना जा रहा है, यानी गाय भैंस का माप कार, कार का माप गाय भैंस, समझ में आ रहा है। ऐसा होता था यहाँ पे। क्यों होता था ऐसा, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा, इसका क्या था, मुद्रा का अभाव था, बिल्कुल डाउन, ठीक है ना। यानी मुद्रा यानी मूल्य की एक सामान्य इकाई का क्या था,
अभाव था, नहीं पाई जाती थी, ये मुद्रा होती नहीं, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा यानी मूल्य की एक सामान्य इकाई नहीं पाई जाती थी। क्लियर हो गया। देखो अभी तक क्या है, तो हमने 4 पॉइंट हमने किए, अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी हमने 4 पॉइंट किए, आप इसमें अपनी मर्जी से एग्जांपल बना के लिख सकते हो। और मैं तो ये बोलूंगा जब भी ये क्वेश्चन आए ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, सपोज यही आएगा आ जाए 3-4 नंबर में, तो आपको ये समझाना पड़ेगा। और आप इसमें अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल बढ़िया सा बना सकते हो, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल बनाना कोई बड़ी बात नहीं, मैं इतना एग्जाम्पल आपको देने पर लगाऊं, तो आप कोई भी अपनी मर्जी से एग्जाम्पल यहाँ पे बना सकते हो, वही गाय कार वाला बना सकते हो, समथिंग जो आपको अच्छा लगे। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, तो देखो आगे देखो, अब पढ़ते हैं मुद्रा की डेफिनेशन, यानी जो चैप्टर था हमारा। अब हम देखो वस्तु विनिमय प्रणाली हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख लो कि वस्तु विनिमय प्रणाली यानी जो बार्टर सिस्टम था सर वो हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। सर बोलो, भैया बोलो, जो मर्जी बोलो, बट बता देना कि आपको समझ में आ चुका है। क्लियर। अब हम बात करते हैं मुद्रा की। देखो जब बार्टर था ना, बार्टर बोलते हैं वो इकोनॉमिस्ट जिन्होंने क्या नाम है बार्टर सिस्टम की बात की थी। अब देखो इकोनॉमिस्ट का पंगा क्या है, देखो अर्थशास्त्री जितने भी होते थे ना, वो जब कोई डेफिनेशन या कोई चीज निकालते थे ना खोज करके, तो वो अपने नाम पे लिखते थे। उनकी एक आदत होती है कि हर चीज को ना अपने नाम पे डालना, और मैं तो ये बोलूंगा वैसे बेस्ट भी है, अच्छा भी वे है ये, ठीक है। अगर खोज आपने करी है, तरीका आपने ढूंढा, तो भाई साहब अपना नाम तो डालना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, ये मुद्रा की डेफिनेशन अपने नाम के अकॉर्डिंग दी, और उन्होंने कहा बार्टर के अनुसार क्या, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा का काम करे या कार्य करे, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन लिखी थी, बट क्या आप पेपर में इसको लिख के लाओगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। पेपर में अगर आपको लिखनी है लिख लेना, बट साथ में फिर आपको ये वाली डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी जो हम लिखवाते हैं, ठीक है ना, यानी जो आपको बुक्स में भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन को आपको लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। बार्टर ने तो मजे में बोल दिया कि बार्टर सिस्टम, बार्टर जी ने बोला, एक तो बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन दी थी, वो तो सही थी, हमने समझ लिया ढंग से कि क्या बोला हुआ है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या बोला, बार्टर के अनुसार मुद्रा वो है जो मुद्रा का काम करे, ठीक है ना। बट हम क्या बोलेंगे, अर्थात मुद्रा वह वस्तु है, ये भी याद रखना, वस्तु है, ठीक है ना। मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंज के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से क्या होती है, स्वीकार की जाती है। जब भी हम कोई एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो सामान्य रूप से, यानी आप भी पैसा ले सकते हो, वो भी पैसा दे सकता है, मतलब कोई पंगेबाजी नहीं है, ठीक है। आराम से पैसों की फॉर्म में या पैसे के रूप में आप उसका मोल भाव कर सकते हो, उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर। तो बार्टर ने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे, ये भी आप लिख लो और ये भी लिख लो, तो दोनों आप लिख के लाओगे तो ज्यादा बढ़िया पेपर में भी, ठीक है ना। तो अर्थात मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में, यानी जब आप एक्सचेंज करते हो उसके रूप में सामान्य रूप से क्या होती है, स्वीकार की जाती है। आगे मुद्रा के कार्य। अब मुद्रा के 2 कार्य है, एक तो प्राथमिक कार्य, एक गौण कार्य अथवा सहायक कार्य। बच्चे करते सिर्फ उनके कार्य पढ़ लेते, नहीं आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर मान लो गलती से टीचर ऐसा निकल गया, उसने बोला कि मुझे उससे प्राथमिक कार्य बता, तब क्या बताओगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले 2 मेन डिवाइड किए हुए, एक तो प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी या इसको सब्सिडरी फंक्शन भी आप बोल सकते हो, जहां तक मुझे पता है। तो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है ना। प्राथमिक कार्य और गौण कार्य, क्या गौण कार्य, जिसको हम सहायक कार्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहायक कार्य भी बोलते हैं। तो चलो इनको देख लेते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें, ठीक है ना। यहां तक लिख लीजिए फटाफट से। तो देखो फटाफट से, आपके सामने मैंने लिख लिया, ठीक है। प्राथमिक कार्य के अंदर यानी प्राइमरी फंक्शन के अंदर आपको 2 पढ़ने, विनिमय का माध्यम और मुद्रा का मापदंड, अथवा या इसको ये बोल सकते हो मूल्य की इकाई, क्या बोल सकते हो, मुद्रा मूल्य की इकाई, ठीक है ना। जबकि गौण कार्य में आपको मूल्य का संचय, जो कि आपने वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर भी पढ़ा था। देखो वैसे लगभग ना जो इनके अंदर कंटेंट है वो आपने वहां पढ़ लिया है, तो आप अपना बना के भी लिख सकते हो वैसे तो, ठीक है। बस यहाँ पे लिखना है कि सब कुछ आसान हो गया, आप आराम से संचय कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है ना। स्थगित भुगतानों का मान वही भविष्य वाला ये वाला पॉइंट है, और मूल्य का हस्तांतरण यानी वही हमने जो करा था। तो ये दोनों मैंने अलग अलग कर दिए, ठीक है ना। तो वहां पे भी आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हो, मैंने आपको बताया। तो वहां भी 5 होंगे, यहाँ भी 5 ही है। तो ये 2 जो है, पहले वाला विनिमय का माध्यम और मुद्रा का मापदंड जो है, ठीक है, अथवा मूल्य की इकाई, ये हमें पहले वाले के अंदर पढ़ने हैं और इसके अंदर हमें ये 3 पढ़ने हैं। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं फिर।